नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी लगातार पशुपति पारस के संपर्क में है और कोशिश यही की जा रही है कि जो पशुपति गुट है, चिराग गुट है, वो एक हो जाए। लेकिन पशुपति पारस मानने को तैयार नहीं है। उधर चिराग पासवान भी मानने को तैयार नहीं है। हाजीपुर सीट पर दोनों दलों की ठनी हुई है। तो बीजेपी ने पशुपति पारस से संपर्क साधा है। पशुपति और चिराग में सुलह की कोशिश हो रही है। पशुपति पारस ने बिहार बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की है। विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि हाजीपुर सीट पर उनका ही दावा बनता है और वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी बीजेपी के सामने रख चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े ने पशुपति पारस के सामने प्रस्ताव रखा था कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक बार फिर से एक साथ हो जाए, लेकिन पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि अब एक होना संभव नहीं है। चिराग पासवान के साथ दल, दिल और परिवार कभी नहीं मिल सकता है। पशुपति ने कहा कि हम लोगों का दिल टूट चुका है। सूत्रों के मुताबिक आज फिर से दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग को लेकर पशुपति पारस की बातचीत। मंगल पांडे ने भी इससे पहले अगर बात करें 3 दिन पहले ही पशुपति पारस से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान पशुपति ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा जताया था। उसके बाद मंगल पांडे चिराग पासवान से भी मिलने पहुंचे। मंगल पांडे पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों के संपर्क में हैं। तो देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार माथापच्ची जारी है। पासवान परिवार में झगड़े से एनडीए को नुकसान की भी बात कही जा रही है और बीजेपी नेतृत्व की यही कोशिश कि दोनों एक साथ हो जाए, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं है। पासवान परिवार में उत्तराधिकार की लड़ाई है, तो पासवान परिवार में झगड़ा है और क्या एनडीए का काम इससे बिगड़ रहा है, ये सवाल है। रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन है, क्योंकि पशुपति पारस भी ये दावा जरूर करते हैं। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए में सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा है कि सीट शेयरिंग का मसला जो है वो बहुत जल्द सुलझ जाएगा। यथाशीघ्र रहेंगे सर एनडीए में। केंद्रीय चुनाव समिति की सभी लोग रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। कब तक हो सकता है ऐलान सर? जल्द होगा, पार्टी निर्णय लेगी, जल्द होगा। तो देखिए, सीट शेयरिंग पर हलचल जो है वो एनडीए के अंदर तेज है और खास करके बीजेपी ये चाह रही कि पूरा महामंथन जो है वो कर लिया जाए। और ऐसे में सम्राट चौधरी ने भी मुलाकात विनोद तावड़े से की है। विनोद तावड़े के घर वो पहुंचे हुए हैं। तावड़े और सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ संगठन मंत्री भीखूभाई दालसानिया भी पहुंचे हुए हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र भी पहुंचे हुए। तो लगातार जो महामंथन है वो किया जा रहा है अलग अलग स्तरों से, ताकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए और उस सुलझे हुए सीट समीकरण के साथ जल्द बात सामने रख दी जाए। तो सीट शेयरिंग पर हलचल तेज है। सम्राट चौधरी विनोद तावड़े के घर पहुंचे हैं, वहां पर मुलाकात हुई है। और देखिए, इस पूरी खबर पर अमितेश भी हमारे साथ दिल्ली संवाददाता जुड़े हैं। अमितेश, बीजेपी भी लगातार यह कोशिश कर रही है कि कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। घटक दलों को भी मनाना है, उनसे भी बातचीत होनी है। ऐसे में सम्राट चौधरी विनोद तावड़े मुलाकात जो हो रही है उसको लेकर के आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, पिछले 1 घंटे से विनोद तावड़े के आवास पर बैठक चल रही है, जिसमें बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। इसके अलावा बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद हैं। भीखूभाई दलसानिया और नागेंद्र जी, जो कि 2 लोग हैं संगठन से जुड़े हुए, संगठन मंत्री भीखूभाई दलसानिया और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी बैठक है। और कल जो सीईसी की बैठक हुई थी, जिसमें बिहार को लेकर के लगभग सभी जो बिहार के बीजेपी कोटे की सीटें हैं, 17 सीटों पर बीजेपी सिटिंग उसके एमपी हैं, उन सभी सीटों पर कल की बैठक में चर्चा हो चुकी है। लेकिन बीजेपी ने अभी भी इसको अंतिम रूप से इसलिए नहीं माना है, उसका कारण यह है कि गठबंधन को लेकर के अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। गठबंधन को लेकर के सभी सहयोगी दलों से बातचीत जारी है। तो जब तक गठबंधन का ऐलान नहीं होता है किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट जाती है,
कुछ सीटों का स्वैपिंग भी हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ सीट्स हो सकते हैं, हर पार्टी का एक दो। तो उस सिचुएशन में भी बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि सभी घटक दलों से बात हो जाए, सबको सीट अलॉट हो जाए, उसके बाद एक साथ सीटों का ऐलान किया जाए और गठबंधन का भी ऐलान किया जाए। इसलिए जो सीईसी की बैठक है उसके फॉलोअप में आज बैठक हो रही है और खास तौर से अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जो सिरदर्द यही है कि सभी सहयोगी दलों को चिराग पासवान, पशुपति पारस, सबसे खास और परेशानी यही है कि सहयोगी दलों के साथ सीटों का एडजस्टमेंट कर लिया जाए और उसके बाद से तो बीजेपी अपनी तरफ से तैयारी करके रखी हुई है प्रत्याशियों को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अमितेश। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नीतीश कैबिनेट के विस्तार की। तो नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो अब काफी तेज हो चली है और माना जा रहा है कि 15 मार्च की वो तारीख होगी जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अब विदेश से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लौट आए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि अब जल्द तस्वीरें जो है वो साफ हो पाएंगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। तो देखिए अभी मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है उसमें एक एक मंत्रियों के पास कई विभाग हैं, बीजेपी के पास ज्यादा विभाग है। तो देखिए एक तरफ जो एनडीए के नेता हैं वो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में कोई पेश नहीं है, वहीं महागठबंधन के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि ये परेशानी का सबब बना हुआ है। जहां तक मंत्रिमंडल का विस्तार का सवाल है, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार है और समय आने पर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वह विदेश से आ गए हैं। बहुत शानदार मंत्रिमंडल जो कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगा बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर इस तरह का शानदार मंत्रिमंडल बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार में देरी होना ये बता रहा है कि बिहार सरकार में सहयोगी दलों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं है और एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। और जिस तरह से नाराजगी माननीय विधायकों की है सरकार के प्रति, तो ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, शुरुआती दिनों से ही ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए मंत्रिमंडल गठन के बारे में जो सामंजस्य बननी चाहिए थी वो नहीं चल पा रही है। एक व्यक्ति को 9 विभाग देना, हमको लगता है कि जो सामान्य रूप से जो रूटीन वर्क है वो भी नहीं चल पा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार का जो काम होना चाहिए था, प्रगति होनी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं बाधा हो रही है। बिहार कैबिनेट का विस्तार तो होना ही है आज भी या कल, लेकिन मूल बात है विकास। अभी सरकार में मुख्यमंत्री समेत कुल 9 मंत्री हैं। यह 9 मंत्री बिहार के विकास के 9 रत्न हैं। विकास और कल्याणकारी कार्यों का इनके पास बेहतर अनुभव है। पूरे देश में सीएए लागू हो चुका है और इसके लागू होने के बाद से बीजेपी के नेता उत्साहित है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो आपको सुनाते हैं। देखिए एक ऐतिहासिक फैसला है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था जो अल्पसंख्यक समाज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में है, उनको भारत में वापस जगह देने की जरूरत थी। सिटीजनशिप एक्ट के तहत वो भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट पूरा किया है क्योंकि यही है मोदी की गारंटी। आज हमारा ही भाई आज बाहर से प्रताड़ित होकर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से आया, उसको नागरिकता देने में किसी को प्रॉब्लम क्या हो सकता है? और ये तो वसुधैव कुटुंबकम का भारत का जो संस्कार रहा, जो स्वभाव रहा, उसके अनुरूप भारत अपनी भूमिका निभा रही है। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो धर्म के नाम पर सताए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, जिनका धर्म वहां खतरे में था और अपना धर्म बचाने के लिए भारत में आए, उनको नागरिकता देने वाला कानून है। इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे कोई गलतफहमी किसी में पैदा नहीं होगी, क्योंकि ये कानून नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। बेगूसराय पहुंचे सांसद आरके सिन्हा ने कहा है कि सीए कानून पूरे देश के लोगों के लिए है और जिन लोगों को नागरिकता लेने में परेशानी भी हो रही थी उन्हें नागरिकता आसानी से मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। उन हिंदू, सिख एवं अन्य अल्पसंख्यक जिसमें ईसाई भी हैं, जिसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जो भारत पाकिस्तान
जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में है, जिनकी सुरक्षा, जिनका अस्तित्व खतरे में है, उन्हें भारत संरक्षण, सुरक्षा और एक तरह से शरण दे रहा है, उन्हें भारत की नागरिकता दे रहा है। इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत में जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देना चाहते हैं। इसका विरोध वे लोग कर रहे हैं जो नासमझी के अनुसार से भारत के संविधान को नहीं समझ पा रहे। रांची से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की दबिश जारी है। बताया जा रहा है कि झारखंड के 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जहां से कई अहम दस्तावेज खोजने की कोशिश की जा रही है। विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी ने शिकंजा कसा है। बड़का गांव से विधायक हैं, जिनके घर पर ईडी ने छापेमारी की है। रांची स्थित अंबा के आवास पर यह छापेमारी चल रही है। अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। रांची और हजारीबाग समेत झारखंड के 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अंबा के रिश्तेदारों के घर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। साथ ही जमीन के हेरफेर की भी बात सामने आ रही है, जिस मामले को लेकर के छानबीन, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और देखिए, इस एक्शन को लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी हम एक एक कर आपको बता रहे हैं। तो 17 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अंबा प्रसाद पर शिकंजा ईडी का कसा हुआ है। साथ ही जमीन में हेरफेर का भी मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर भी लगातार छानबीन जारी है। तो झारखंड के 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन। बड़का गांव से विधायक हैं, जिनके घर सहित कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अवैध खनन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसमें ईडी कार्रवाई कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। और देखिए, इस पूरे मामले पर आजसू के विधायक लंबोदर महतो, उनका यह कहना है कि स्वतंत्र रूप से एजेंसियां काम करती है। जो इन पर सवाल उठा रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। जो भी एजेंसियां हैं वो कानून के तहत काम करती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर एजेंसी जो कानूनी रूप से सक्षम है तो कानून के तहत कानून अपना काम करता है। जहाँ तक बात है दुरुपयोग करने का, तो दुरुपयोग की कोई बात नहीं है। अगर आप गलत कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से जो गलत है उनको तो निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। आप भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को अभी देखें, कई झारखंड में इस तरह से प्रकरण है। आप एक भी उदाहरण आप बता दी कि जहां ईडी ने कार्रवाई किया और ईडी को साक्ष्य नहीं मिले। ईडी कहीं पर जाती है, करोड़ों रुपया का मिलता है उसको साक्ष्य के रूप में, तो इसको गलत आप कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार की एजेंसी कानून के तहत काम कर रही है और कानून से ऊपर कोई भी संस्था या कोई व्यक्ति नहीं है। कानून का सम्मान करना चाहिए, वो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो या आम आदमी हो, हर व्यक्ति को कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून अपना काम करे। और देखिए, इस कांग्रेस विधायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो सामने आया और उसकी शिकायत जो है वो ऑफिस में की गई। और इसके बाद से हजारीबाग के हुरहुरू की अगर बात करें तो यहाँ भी इस ठिकाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया। कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। और बता दें कि हजारीबाग के हुरहुरू में विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां अंबा प्रसाद की मां भावुक हो गई। एक तरफ कार्रवाई ईडी की चल रही तो दूसरी तरफ अंबा प्रसाद की मां भावुक हो गई। मीडिया के सामने आई, कैमरे के सामने आई। बता दें कि पूर्व विधायक है निर्मला देवी, जो भावुक हो गई ईडी की कार्रवाई को लेकर के और कहा कि राजनीति में परिवार बर्बाद हुआ, ये षड्यंत्र है, राजनीति मुझे पसंद नहीं, निर्मला देवी ये कह रही है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर राजनीति उन्हें पसंद नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा है मीडिया कैमरे के सामने आपको सुनाएंगे।
और देखिए इस पूरे मामले को लेकर के भावुक नजर आई अंबा प्रसाद की मां, और अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको एक एक कर बताते हैं। तो सुबह 8 बजे का वक्त जब ईडी की टीम पहुंची, अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की टीम पहुंच करके छापेमारी शुरू की। रांची और हजारीबाग स्थित ठिकाने पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। झारखंड के 17 ठिकाने पर यह रेड हुआ। हजारीबाग में दूसरे घर में भी रेड पड़ी। अंबा के रिश्तेदारों को भी ईडी ने नहीं बख्शा और उनके घर भी छापा पड़ा। अंबा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ईडी टीम ने गाड़ी की भी तलाशी ली है। अंबा की मां निर्मला देवी इसी बीच मीडिया के सामने आती हैं और ईडी की कार्रवाई को लेकर के निर्मला देवी भावुक हो जाती हैं। वहीं निर्मला देवी ने कहा कि राजनीति में आकर हमारा घर परिवार बर्बाद हो गया। और देखिए आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। 10 नई वंदे भारत ट्रेन को लोगों के लिए समर्पित किया गया है और इसमें झारखंड को भी बड़ी सौगात मिली है। 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो पीएम मोदी ने एक साथ 10 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पटना लखनऊ वंदे भारत ट्रेन, पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी ने रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही उत्तर रेलवे को पीएम मोदी ने 85,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें बिहार भी शामिल है। आरा, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज में वॉशिंग पिट लाइन, नरकटियागंज में कोचिंग कॉम्प्लेक्स, 4 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की सौगात मिली है। साथ ही पीएम मोदी ने 68 वन स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल का लोकार्पण भी किया है। तो बिहार झारखंड को रेलवे की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी और इस मौके पर पटना जंक्शन पर भी कार्यक्रम रखा गया था। और बता दें कि पटना से लखनऊ के लिए ट्रेन खुलेगी, पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन खुलेगी। तो 2 राज्यों से कनेक्टिविटी जो है वो हो जाएगी। तस्वीर आपको पटना की दिखा रहे हैं, जहां ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर पटना लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया है। और इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन सहित कई नेता मौजूद रहे। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।